अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन माय क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे रह के खूब जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो उसी का हम इतिहास देखेंगे। तो सबसे पहले भारत में ब्रिटिशर्स 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे व्यापार करने के लिए। उसके बाद जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम हैं, उन्हीं के चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में इसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फिर 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक चलती रही। तो ये जो भारतीय संविधान का विकास का इतिहास है, उसे हम मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 तक चला। उसके बाद है सम्राट का शासन या महारानी का शासन, 1858 से 1947 तक चला। तो हम देखते हैं कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों ने जीता। उसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने शासन का सिंगजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जिसे कि हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और ऐसे जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। और इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि उन्हें रोक लगा दी गई कि वो किसी प्रकार का उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते। इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अगला एक्ट हम देखते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसको लाया गया था क्योंकि जो 1773 का एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी, उसको चेंज करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। उनके लिए जो भी वो कार्य कर रहे थे, जो पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। वो पूरी तरीके से क्या थे, फ्री हो गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट था। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी कि पूरी तरीके से जो कंट्रोल था वो गवर्नर जनरल तथा उसके काउंसिल को चला गया था, ना कि सर्वोच्च न्यायालय को। जो कि सर्वोच्च न्यायालय इंडिया में बना था उसको कम अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को ज़्यादा अधिकार दिया गया। इस कानून के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं के लिए तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। इसी कानून के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ होगा, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें जो गवर्नर जनरल है 1781 के संशोधन अधिनियम में उसको बहुत अधिक पावर दे दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कम पावर दिया जाता है। जो संशोधन देख रहे हैं वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसे 1781 में जो आया था एक्ट, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए इसे लाया गया।
तो इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ किया गया। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन की व्यवस्था कब शुरू होता है, तो वो होता है 1784 के बाद। तो नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला था कि जो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो भारत के पास पैसे आ रहे हैं उसी में से हम ब्रिटिशर्स के जितने भी ब्रिटिशर्स कर्मचारी हैं उनको वेतन देंगे। और इसी अधिनियम के द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो हुआ था कि इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। यानी कि जो ब्रिटेन है उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका 20 वर्षों तक एकाधिकार होगा भारत के हर व्यापार पे। फिर आगे आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसी के 20 साल बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी कि भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। फिर भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को पूरा रखा। मतलब कि जो चाय का व्यापार है और चीन के साथ व्यापार है उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार होगा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। यानी कि जो क्रिश्चियन थे, जो ईसाई मिशनरियाँ थीं, वो आ करके यहाँ पे लोगों को ईसाई बनाने के लिए या फिर उनको अपना धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते थे। अगला अधिनियम है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अभी तक 1773 में क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन 1833 में उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैनिक शक्तियाँ रहेंगी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण था। यानी कि जो ब्रिटिश भारत था उस पर उनका पूरा नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अब जो कानून बनने वाले थे उनको एक्ट ही कहा जाएगा। उसके पहले जो जितने भी कानून बने थे उनको नियामक कानून कहा जाता था। आगे देखते हैं कि इसके तहत क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और इसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। आगे देखते हैं कि जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयोग किया। इसमें कहा गया कि कंपनी ने भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि बना था आपके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, उसने इसका विरोध किया, जिसके वजह से कि ये प्रावधान खत्म हो गया। आगे देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था।
इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ कर दिया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, जो कि भारतीय सिविल सेवा के संबंध में था। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।